नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का एचपी पाठशाला पर स्वागत है। तो हमारी क्लासेस कृषि अर्थशास्त्र में योजनाओं की चल रही हैं दोस्तों। उसमें हम सभी लोगों ने काफ़ी कुछ कवर कर लिया है। तो उसमें हम लोगों ने क्या क्या पढ़ लिया है, आइए पहले उस पर बात करते हैं, फिर आज से इस टॉपिक की हमारी क्लासेस आरंभ हो रही हैं उस पर बात करते हैं। तो अगर हम बात करें हम लोगों ने क्या क्या पढ़ लिया है, तो विपणन की आप लोगों की क्लासेस कंप्लीट हो चुकी हैं। प्लेलिस्ट में जाकर के आप लोग देख सकते हैं। फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य, इसको हम लोगों ने पढ़ लिया है। कृषि की योजना निर्धारण, इसको भी हम लोगों ने पढ़ लिया है। 1 ट्रिलियन इकोनॉमी, इसको भी हम लोगों ने पढ़ लिया है। आज से हमारी क्लासेस दोस्तों कृषि संबंधी आर्थिक सुधारों की होंगी। इसी संभवतः 2 से 3 क्लासेस होंगी और इसमें यह टॉपिक आपका समाप्त हो जाएगा। और इसमें कुछ खास कुछ है नहीं दोस्तों। इसकी करीब 10 से 15 मिनट की क्लास होगी और इसकी करीब 10 से 15 मिनट की क्लास होगी। इन दोनों बिंदुओं को एक ही क्लास में समाप्त कर लिया जाएगा और आपका टॉपिक ये समाप्त हो जाएगा। कृषि अर्थशास्त्र योजना वाला टॉपिक पूरा समाप्त हो जाएगा। अगर आप जो भी क्लासेस हैं, जो भी मैंने कराई, अगर आप इनको आप ईमानदारी से इन सभी क्लासेस को करते हैं तो 5 नंबर का सब्जेक्ट दिया गया आप में, आप 3 से 4 क्वेश्चन आसानी से कर लेंगे। क्योंकि प्रत्येक टॉपिक वाइज आपको मैंने पढ़ाया है और काफ़ी अच्छी जगह से चीज़ों को शामिल किया गया है, जो चीज़ें कई बार आपके एग्ज़ाम्स में मतलब विभिन्न प्रकार के एग्ज़ाम्स में पूछी गई। तो आप उन सबको ज़रूर पढ़िए। इसकी कृषि अर्थशास्त्र योजना की एक प्लेलिस्ट है, उसमें जा करके आप सभी लोग उन क्लासों को कर सकते हैं। तो अब हम अपने लेक्चर को शुरुआत करते हैं। लेक्चर की शुरुआत करते हैं। कौन सा हमारा टॉपिक है? कृषि संबंधी आर्थिक सुधार दोस्तों। आज से हमारा टॉपिक ये चालू होगा, कृषि संबंधी आर्थिक सुधार। तो धैर्य के साथ पूरा वीडियो देखा करिए आप लोग, ताकि आपको चीज़ें मतलब बेहतर समझ में आए और आप ये ना कह सके कि हाँ पढ़ा हुआ नहीं फंसता। तो खैर आगे बढ़ते हैं, आइए। भूमि सुधार, लैंड रिफॉर्म्स है क्या? तो भूमि सुधार से अभिप्राय है कि भू स्वामित्व का उचित व न्यायपूर्ण वितरण करना। जो भू स्वामित्व है, अच्छा दोस्तों, जब हमारा भारत आज़ाद नहीं था तो विभिन्न प्रकार की प्रणालियाँ हमारे भारत में कार्यरत थी। जैसे कि रैयतवाड़ी हो गई, मालवाड़ी हो गई, इस प्रकार की कुछ विभिन्न प्रकार की जो आपकी प्रणाली लागू थी। तो उसमें किसानों का भरपूर शोषण हुआ करता था। तो जब हमारा भारत आज़ाद हुआ तो उसी क्रम में किसानों को उचित न्याय दिलाने के क्रम में, सामाजिक न्याय दिलाने के क्रम में विभिन्न प्रकार की सरकार के द्वारा कदम उठाए गए थे। तो ये सभी उसी के अंतर्गत कहा जा रहा है कि भूमि स्वामित्व का उचित व न्यायपूर्ण वितरण, जो मालिकाना हक है वह सभी को समान मिले, वितरण सुनिश्चित करना, अर्थात भूधारिता को इस प्रकार व्यवस्थित करना जिससे उसका अधिकतम उपयोग किया जा सके। भूमि का एक मूलभूत प्राकृतिक व सीमित संसाधन है। औपनिवेशिक शासन में विभिन्न ब्रिटिश नीतियाँ उनके आर्थिक हितों की पूर्ति के लिए बनाई गई थी। कहने का तात्पर्य है कि जो ब्रिटिश शासन था उसमें जो भी नीतियाँ, जिस प्रकार की नीतियाँ सरकार के द्वारा बनाई जाती थी, उन सबका एक मूलभूत उद्देश्य यह था कि अधिक से अधिक भारत के संसाधनों का दोहन करना और ब्रिटिश वासियों को अपना लाभ पहुंचाना। तो व्यापक स्तर पर चीज़ों की उगाही करते थे और अपने यहाँ भेजते थे, ब्रिटिश इंग्लैंड वगैरह में भेजते थे, विदेशों में भेजते थे, जिससे वो लाभ कमाते थे। तो जो भी उनके द्वारा नीतियाँ बनाई जाती थी उनका एक उद्देश्य मुख्य रूप से यही था, माल कमाना, ठीक है, लाभ कमाना। ब्रिटिश शासन का प्रमुख उद्देश्य अधिक से अधिक लाभ कमाना था। उन्होंने कई भू राजस्व प्रणालियाँ शुरू करी थी, तो उन सबको आपको पढ़ना है। जैसे कि जमींदारी व्यवस्था, रैयतवाड़ी व्यवस्था, महालवाड़ी व्यवस्था। अभी हम सभी लोग विस्तार पूर्वक इन सब पर बात करेंगे कि इसके अंतर्गत जमींदारी के अंतर्गत कितनी ज़मीन थी, रैयतवाड़ी के अंतर्गत ज़मीन कितनी थी, महालवाड़ी के अंतर्गत कितनी ज़मीन थी, और इन सब ये किस क्षेत्रों में लागू की गई, विस्तार पूर्वक अभी पढ़ेंगे हम सभी लोग। इन सब का अभी हम एक बेस कंप्लीट कर रहे हैं कि क्या क्या हमको इसके अंतर्गत पढ़ना है। इन सभी का मूल उद्देश्य अधिकतम राजस्व की वसूली करना। इस प्रकार प्रचलित नीतियों एवं व्यवस्थाओं के कारण भू स्वामित्व का असंतुलित वितरण देखने को मिला। इस असंतुलन को दूर करने के लिए एवं शोषणकाली आर्थिक संबंधों को तोड़ने के लिए भूमि सुधार की आवश्यकता महसूस की गई। तो जो ये व्यापक स्तर पर जो ये शोषणकारी कानून थे, इन्हीं को कहा जा रहा है कि इनको तोड़ने के लिए और सामाजिक न्याय को बनाए रखने के लिए विभिन्न प्रकार के भूमि सुधारों की आवश्यकता महसूस करी गई। अब सुधार आपके एक हो गए संस्था का सुधार, एक हो गए नीतिगत सुधार, एक हो गया आपका संस्था का सुधार, और ये हो गया आपके तकनीकी सुधार दोस्तों, टेक्निकल रिफॉर्म्स।
तो पहले हम सभी लोग संस्थागत सुधार हैं क्या हमारे, इनको थोड़ा समझते हैं। तो इसके अंतर्गत आपसे पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से कौन सा संस्थागत उधार का उदाहरण है। जो संस्था का सुधार है उनका कौन सा एक उदाहरण है, या फिर आपके जो तकनीकी रिफॉर्म्स हैं उनका कौन सा उदाहरण है। तो इसके अंतर्गत जमींदारी उन्मूलन के जरिए मध्यस्थ वर्ग का अंत करना। तो संस्था के सुधारों में क्या था, जो जमींदार है, जमींदार पर प्रथा थी, जो जमींदारी प्रथा, उसको समाप्त किया जाना चाहिए। जो बिचौलिए हैं उनका अंत किया जाना चाहिए। भू स्वामित्व का कृषकों के हित में पुनर्वितरण। जो मालिकाना हक है उसका इस प्रकार कृषकों के हितों को ध्यान में रखकर उसका पुनर्वितरण किया जाए, क्योंकि कई कई सैकड़ों एकड़ दोस्तों ज़मीनों का मालिकाना हक सिर्फ एक ही व्यक्ति के पास था। तो वही कहने का तात्पर्य है कि उसको क्या किया जाए कि इस प्रकार वितरण उसका किया जाए जिससे सामाजिक न्याय बरकरार रहे। खेतों के आकार में सुधार। जो विभिन्न प्रकार के खेत हैं उनके आकार में सुधार किया जाना चाहिए। हदबंदी करी जानी चाहिए। हदबंदी के जरिए एक सीमा की से अधिकतम भूमि रखने की स्थिति में अधिशेष भूमि का भूमिहीनों के बीच पुनर्वितरण किया जाना चाहिए। कहने का तात्पर्य है कि एक ऐसी सीमा को निर्धारित किया जाना चाहिए कि अधिकतम व्यक्ति इतनी ही ज़मीन रख सकता है, और इससे जो अधिक होगी उसको जो कि छोटे किसान हैं या जो भूमिहीन कृषक हैं उनको वितरित किया जाए। तो वही कह रहा है कि एक सीमा से अधिक भूमि रखने की स्थिति में अधिशेष भूमि का भूमिहीनों के बीच पुनर्वितरण कर दिया जाना चाहिए। साथ ही चकबंदी के जरिए भूमि के बिखरे हुए छोटे छोटे टुकड़ों को एक जगह इकट्ठा किया जाना चाहिए। कह रहे जो चकबंदी क्या थी, चकबंदी योजना थी दोस्तों, जिसमें जैसे मान लेते हैं एक जोत हमारा यहाँ, एक जोत हमारा यहाँ, एक जोत हमारा यहाँ, इन सबको एक पास में लाना। ठीक है, इन सबको एक पास में लाना चकबंदी के अंतर्गत किया गया। जो भूमि के बिखरे हुए छोटे छोटे टुकड़े हैं उनको एक जगह पर इकट्ठा किया जाना चाहिए। सहकारी कृषि, सामुदायिक कृषि को बढ़ावा देना, खेतों के उपविभाजन एवं विखंडन को रोकना, भूधारण अधिकारों की सुरक्षा करना, लगान में कमी करना, काश्तकारों को भू स्वामित्व प्रदान करना आदि भी संस्थागत सुधारों के महत्वपूर्ण भाग हैं। तो जमींदारी संस्थागत सुधार हैं उसमें क्या क्या चीज़ें शामिल हैं, जैसे हो गया खेतों के विभाजन को रोकना, जमींदारों का अंत करना, बिचौलिया वर्ग को समाप्त करना, सहकारी कृषि, सामुदायिक कृषि, इन सबको बढ़ावा दिया जाना, ये सभी दोस्तों संस्थागत सुधार के अंतर्गत शामिल है। मैंने यहाँ पर पॉइंट वाइज शामिल किया है चीज़ें, क्योंकि आपसे जब पूछा जाए तो आप कन्फ्यूज ना हो। जैसे कि संस्थागत सुधारों में कौन कौन सी चीज़ें शामिल हो गई आपकी, जमींदारी प्रथा का अंत कर देना, मध्यस्थों का अंत कर देना, भू स्वामित्व का कृषकों को हस्तांतरण किया जाना चाहिए, खेतों के आकार में सुधार अर्थात चकबंदी, हदबंदी, इन प्रकार की योजनाओं को अपनाया जाना चाहिए, सहकारी कृषि, सामुदायिक कृषि, इन सबको बढ़ावा दिया जाना चाहिए, खेतों का उपविभाजन विखंडन को रोका जाना चाहिए, लगान में जो अधिकतम लगान है उसको कम किया जाना चाहिए जिससे कृषकों को क्या हो, आर्थिक शोषण कम हो, भूधारण अधिकारों की सुरक्षा करी जानी चाहिए। तो वही जो अभी हमने पूर्व में पढ़ा वही उसी का दोस्तों ये सार है। बिंदुवार मैंने यहाँ पर कर दिया ताकि आप कंफ्यूज ना हो और आपसे पूछा जाए तो आप आसानी से चीज़ों को हल कर पाएँ। अब टेक्निकल रिफॉर्म्स की बात करते हैं, जो तकनीकी सुधार हैं उसके अंतर्गत क्या क्या शामिल है। तो तकनीकी सुधारों में दोस्तों उन विभिन्न प्रकार के जो हाई यील्डिंग वैरायटी जो किस्में हैं, अधिक उपज देने वाली जो बीज हैं, उन्नत किस्म के बीज, जैविक खाद, कीटनाशक, खरपतवारनाशक, बेहतर सिंचाई व्यवस्था, ऊर्जा, वित्त, ऋण, भंडारण की सुविधाएं, विपणन, उन्नत कृषि विधियाँ, तकनीकों को शामिल किया जाता है तकनीकी सुधार। तो आप शब्द से ही अंदाज़ा लगा सकते हैं तकनीक क्या है कि जो आधुनिक जो वैज्ञानिक चीज़ें हैं वो सभी टेक्निकल चीज़ें आपकी तकनीकी सुधार में शामिल हो जाएंगी। तो उन्नत किस्म के बीज हो गए, जो बेहतर सिंचाई प्रणाली हो गई, उन्नत कृषि विधियाँ, ये सभी आपके तकनीकी सुधार के अंतर्गत शामिल है। लेकिन गौर करने वाली बात यह है कि तकनीकी सुधार संस्थागत सुधारों के बिना प्रभावी नहीं हो सकते दोस्तों। जो तकनीकी सुधार हैं इनका अपना कोई अस्तित्व नहीं रह जाता है अगर हम संस्थागत सुधारों को प्रभावी नहीं कर पाते हैं। तो वही कह रहा है कि तकनीकी सुधार संस्थागत सुधारों के बिना प्रभावी नहीं हो सकते। इसलिए भारत में भूमि सुधारों के पहले चरण में संस्थागत सुधारों को प्राथमिकता दी गई। इसीलिए कहा गया कि जो भूमि सुधार हुए उसके पहले चरण में
जो जो उसका पहला चरण चरण था दोस्तों, उसमें पहले संस्थागत सुधारों को प्राथमिकता दी गई और फिर दूसरे चरण में तकनीकीगत सुधारों को प्राथमिकता दी गई। कृषि क्षेत्र में व्यापक संभावनाएं और समृद्धि को प्राप्त करने का प्रयास किया गया। तो जो पहला चरण था दोस्तों, फर्स्ट स्टेप में क्या किया गया? फर्स्ट स्टेप में संस्थागत सुधारों को ध्यान में रखा गया। संस्थागत सुधार, इनको ध्यान में रखा गया। वहीं जो आपके सेकंड चरण का जो सुधार रहा, उसमें तकनीकी सुधारों पर बल दिया गया। उसमें तकनीकी सुधार पर बल दिया गया। तो तकनीकी सुधार आपके संस्था के सुधारों के बिना प्रभावी नहीं हो सकते। इसलिए जब भारत में भूमि सुधारों की बात करी गई तो पहले चरण में संस्था के सुधारों को प्राथमिकता दी गई और दूसरे चरण में तकनीकी सुधारों को प्राथमिकता प्रदान करी गई। तकनीकी सुधार के कौन कौन से बिंदु हैं? जैसे जो हमारी कृषि प्रणाली है उसका दोस्तों आधुनिकीकरण करना चाहिए। जैसे कि जैसे जैसे हमारी जनसंख्या बढ़ रही, तो अगर हम आधुनिकता को, नई नई तकनीकों को नहीं अपनाएंगे तो एक वक्त ऐसा आएगा कि पब्लिक दोस्तों, जनता हमारी भूखों मरने लगेगी। तो कृषि का आधुनिकीकरण किया जाना एक बहुत बड़ी चुनौती है। उन्नत किस्म के बीजों को अपनाया जाना चाहिए। उन्नत किस्म के उर्वरक, कीटनाशक, इन सबको उपयोग किया जाना चाहिए। बेहतर सिंचाई व्यवस्था हो हमारी, उन्नत उपकरणों व तकनीकों का प्रयोग किया जाना चाहिए। अच्छी भंडारण व्यवस्था होनी चाहिए और अच्छी विपणन व्यवस्था होनी चाहिए। अच्छी भंडारण व्यवस्था अगर नहीं होगी तो समय के साथ साथ हम खाद्यान्न की आपूर्ति नहीं कर पाएंगे। जो हमारी सरकार के द्वारा सार्वजनिक वितरण प्रणाली है उसमें काफ़ी समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। तो वही कह रहा है कि अच्छी भंडारण व्यवस्था भी होनी चाहिए और अच्छी विपणन व्यवस्था भी होनी चाहिए। बाजार विपणन व्यवस्था, विपणन का हमने टॉपिक जो पढ़ा, अगर जिन जिन लोगों ने उसको वो पूरा टॉपिक पढ़े हैं तो अच्छे से समझ पाएंगे कि अच्छी विपणन व्यवस्था का तात्पर्य क्या है। अगर आपकी बाजार पहुंच, बाजार सुविधा ये सब सही नहीं होगी तो किसानों को क्या होगा, उनकी लागत भी उनकी नहीं वसूल होगी। बेहतर सिंचाई व्यवस्था, अगर बेहतर सिंचाई व्यवस्था दोस्तों नहीं होगी तो फसल की उपज प्रभावित होगी। आर्थिक रूप से उनको हानि का सामना करना पड़ेगा। उन्नत किस्म के अगर उर्वरक नहीं होंगे तो विभिन्न प्रकार के कीट प्रतिरोध, ये सभी फसल को अपनी नुकसान पहुंचाएंगे। अब क्या कारण रहा कि भारत में भूमि सुधारों की आवश्यकता रही? भारत में भूमि सुधारों की आवश्यकता क्यों रही? कृषि विकास के लिए, सामाजिक न्याय के लिए, नियोजित विकास के लिए। ये बिंदु ही आपके लिए इतने इंपॉर्टेंट है, बस इसे याद रखिए उनको। अब आइए, हम सभी लोग कुछ, जब हमारा भारत आज़ाद नहीं हुआ था तो उससे पूर्व में जो ब्रिटिश शासनकाल में भू राजस्व की जो प्रणालियाँ अपनाई गई थी उन पर एक एक करके बात कर लेते हैं। तो पहली हमारी व्यवस्था दोस्तों है जमींदारी व्यवस्था। व्हाट इज जमींदारी सिस्टम? लैंड रेवेन्यू सिस्टम इन प्री इंडिपेंडेंट इंडिया। तो इसका पहला बिंदु क्या है कि वर्ष 1790 में लॉर्ड कॉर्नवालिस ने, ये सभी चीज़ें आपको याद रखनी है दोस्तों। पूर्व का जो हमने पढ़ा है, अगर आप उसको कह सकते हैं कॉन्सेप्ट बेस है, अगर आप उसको समझ भी लेंगे तो आप क्वेश्चन कर पाएंगे अगर वहाँ से आएगा। वर्ष 1790 में लॉर्ड कॉर्नवालिस ने एक 10 वर्षीय भू राजस्व व्यवस्था को लागू किया। तो 1790 में 10 वर्ष के लिए लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा एक भू राजस्व व्यवस्था को लागू किया गया, जिसमें भूमि का स्वामी तथा लगान वसूली का अधिकारी जो बनाया गया, जमींदार को बनाया गया। अच्छा, जमींदारी प्रथा दोस्तों अभी भी ग्रामीण क्षेत्रों में आपको देखने को मिल जाएगी। तो जब लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा एक 10 वर्ष की एक भू राजस्व व्यवस्था को लागू किया गया था तो उसमें भूमि का स्वामी जमींदारों को ही बनाया गया और जो भी लगान सरकार के द्वारा निर्धारित करी जाती थी उसको वसूल करने का अधिकार भी जमींदार को ही प्रदान किया गया। तो इसी व्यवस्था को जमींदारी और या फिर मालगुजारी इसको कहा गया। तो पूछा जाता है कि किस व्यवस्था को मालगुजारी व्यवस्था के नाम से जाना जाता है? तो जमींदारी व्यवस्था को ही मालगुजारी नाम से जाना जाता है। अगला हमारा बिंदु है कि 1793 में कॉर्नवालिस ने 10 वर्षीय व्यवस्था को बदल करके स्थायी कर दिया। हो सकता है आप थोड़ा कंफ्यूज हो। जो 1790 में दोस्तों लॉर्ड कॉर्नवालिस ने पहले एक 10 वर्षीय भू राजस्व व्यवस्था को लागू किया गया था, तो बाद में उसे आगे चल करके 1793 में जब उसको लगा ये चीज़ें ठीक ठाक हैं तो उसमें कुछ संशोधन कर दिए और 1793 में क्या किया, 10 वर्षीय व्यवस्था को बदल दिया और उसे अस्थायी कर दिया, स्थायी कर दिया कि अब यह व्यवस्था आपकी 10 वर्ष के लिए ना होकर के परमानेंट ऐसे ही रहेगी।
उसका आकलन था कि भू राजस्व संबंधी प्रयोगों के लिए 10 वर्ष का समय जो है अल्प है। कहने का तात्पर्य है इतना समय पर्याप्त नहीं है इस प्रकार का प्रयोग किया जाने से कि सरकार को इसको लाभ होगा या इससे हानि होगी। लगान वसूली का 10/11 भाग। इसका अगला बिंदु क्या है कि जो भी लगान वसूली जाएगी जमींदारों के द्वारा, जो भू स्वामित्व जिनको दिया गया उनके द्वारा, तो 10/11 भाग सरकार को दिया जाएगा तथा जो शेष 1/11 भाग बचेगा वो जमींदारों को दिया जाएगा, उनका मेहनताना हो गया। तो लगान वसूली की दर कितनी रखी गई? 10/11 भाग सरकार को और जो 1/11 भाग है वह जमींदारों को प्रदान किया जाएगा। अच्छा, यह उसका उद्देश्य क्या था अभी ये समझेंगे। इस व्यवस्था की सबसे बड़ी कमी क्या थी? इसमें यह स्पष्ट नहीं किया गया था कि जमींदार किसानों से कितना लगान वसूल करें। इसका एक महत्वपूर्ण दोष यह था, इसमें इस बात को स्पष्ट नहीं किया गया था कि जमींदार अधिकतम किसानों से कितना लगान वसूल करेंगे, जिससे अधिक लगान वसूली का फायदा जमींदारों को मिला। तो उनको 10/11 भाग देना होता था जितना लगान वसूलते थे, बल्कि ये निर्धारित नहीं किया गया था कि अब आप इतना निश्चित कोई राशि नहीं थी कि आप इतना लगान वसूली करेंगे। तो उनका जो जमींदारों का जो जोर होता था वो अधिक से अधिक लगान को वसूल करने में रहता था। सरकार को क्या कह रहा है कि जमींदार किसानों से कितना लगान वसूल करें जिससे जिससे अधिक लगान वसूली का फायदा जमींदारों को मिले, बल्कि सरकार को इसका लाभ नहीं मिला। इसका परिणाम यह हुआ कि जमींदारों का किसानों पर शोषण बढ़ने लगा। तो जो इस व्यवस्था के तहत जब किसी राशि का निर्धारण नहीं था तो जमींदार अधिकतम लगान वसूल करते थे, जिससे किसानों का आर्थिक शोषण बढ़ने लगा। एक वक्त ऐसा आता था कि उनको खाने के लिए भी अनाज उनके पास नहीं बचते थे दोस्तों। 1793 के विनियम 14 के द्वारा सरकार को जमींदार की संपत्ति जब्त करने का अधिकार मिल गया। 1793 के जो विनियम 14 था उसके द्वारा सरकार जमींदार की संपत्ति को जब्त कर सकती थी। वर्ष 1794 में सूर्यास्त का नियम लागू किया गया। काफ़ी इंपॉर्टेंट बिंदु है। तो सूर्यास्त का नियम क्या था कि उसका नियम यह था कि जब जो भी सरकार के द्वारा समय निर्धारित किया गया है, यदि सरकार के पास लगान या राजस्व नहीं पहुंचता है उसके निर्धारित समय के आधार पर, तो जो जमींदार है उनकी जमींदारी जो होगी नीलाम कर दी जाएगी, जब्त कर ली जाएगी। 1794 में सूर्यास्त का नियम लागू किया गया। इस नियम के अंतर्गत क्या था कि सरकार जो समय निर्धारित कर रही है, अगर जमींदार के द्वारा सरकार के पास लगान नहीं जमा करी जाती है तो जो जमींदार है उनकी जमींदारी दोस्तों जब्त कर ली जाएगी। यह व्यवस्था जो जमींदारी व्यवस्था थी दोस्तों, भारत के करीब 19% भूभाग पर लागू थी। काफ़ी इंपॉर्टेंट बिंदु है। जमींदारी व्यवस्था भारत के कितने % भूभाग पर लागू थी? तो 19% भूभाग पर लागू थी। अब इसमें कौन कौन से राज्य शामिल थे? बंगाल, बिहार और उड़ीसा के अतिरिक्त बनारस व उत्तरी कर्नाटक के क्षेत्र शामिल थे। जो जमींदारी व्यवस्था थी दोस्तों उसमें बंगाल, बिहार, उड़ीसा के साथ साथ उत्तर प्रदेश का बनारस और उत्तरी कर्नाटक के क्षेत्र शामिल थे दोस्तों। ठीक है। और यह जितना भी क्षेत्र था ब्रिटिश भारत का, उसका भारत के करीब 19% भूभाग पर लागू थी। अब अगली हमारी कौन सी व्यवस्था है, प्रणाली हमारी कौन सी? रैयतवाड़ी व्यवस्था दोस्तों। अगली हमारी व्यवस्था है रैयतवाड़ी। तो यह क्या है? रैयत का तात्पर्य होता है किसान। तो रैयतवाड़ी व्यवस्था में प्रत्येक पंजीकृत भूमिदार को भूमि का स्वामी मान लिया गया। तो जो भी पंजीकृत भूमिदार थे उनको ही रैयतवाड़ी व्यवस्था के अंतर्गत भूमि का स्वामी बना दिया गया। लगान जमा करने का दायित्व भी किसानों को ही दिया गया। जो लगान जमा करते उसका दायित्व किसको दिया गया? किसानों को दिया गया। इसमें जो जमींदार थे उनको हटा दिया गया और सीधे तौर पर जो रैयत थे उनको भूमि का स्वामी बना दिया गया। तो वैसे पहले क्या होता था, लगान जमींदार वसूलते थे और सरकार को देते थे। अब इसमें जो रैयतवाड़ी व्यवस्था है उसमें जो लगान थी आपकी जमा करने का अधिकार किसानों को ही दे दिया गया। क्योंकि यह व्यवस्था प्रत्यक्ष रूप से किसानों या आम जनता के लिए लागू की गई, अतः इसे रैयतवाड़ी व्यवस्था कहा गया। अच्छा, इस रैयतवाड़ी प्रणाली को अपनाया क्यों गया दोस्तों? तो अभी हमने ऊपर क्या पढ़ा, अभी हमने जो जमींदारी व्यवस्था पढ़ी उसमें 10/11 भाग सरकार को देना होता था। ये आप देख लीजिए यहाँ पर, ये देखिए जो 10/11 भाग था ये सरकार को देना था वसूली का, और 1/11 भाग जमींदारों को देना था।
तो सरकार का यह मानना था कि जब जमींदार को 1/11 भाग राशि जब मिलेगी तो वह किसानों की थोड़ा बेहतरी के लिए कार्य करेगा। ठीक है, कि किसानों की आर्थिक स्थिति सुधरेगी तो उन्हें उपज अच्छी मिलेगी, वो खेती अच्छी करेंगे, तो जमींदारों को भी लाभ होगा। क्योंकि उसमें क्या किया गया, उनको द्वारा लगान की राशि निर्धारित नहीं की गई कि आप इतना वसूल करेंगे अधिकतम। तो जमींदारों के द्वारा जो किसानों का शोषण हुआ समय के साथ साथ बढ़ता गया। हालांकि सरकार ने यह सोचा था कि वो जमींदार किसानों की बेहतरी के लिए कार्य करेंगे, परंतु उसके विपरीत क्या हुआ, किसानों का शोषण अधिक हो गया और एक वक्त ऐसा है कि किसानों के लिए खाने के लिए भी अनाज नहीं बचा। तो इन्हीं परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए सरकार ने क्या किया, कुछ संशोधन करे नियमों में, उनके द्वारा एक अलग व्यवस्था अपनाई गई। तो इसमें क्या हुआ, मध्यस्थों को किनारे कर दिया गया और रैयतवाड़ी व्यवस्था में सीधे रैयत को ही भूमि का स्वामी बनाया गया। इसीलिए इसे क्या कहा गया, क्योंकि यह व्यवस्था प्रत्यक्ष रूप से किसानों या आम जनता के लिए लागू की गई थी, इसीलिए इसे रैयतवाड़ी व्यवस्था कहा गया। यदि किसान निर्धारित लगान जमा नहीं कर पाता तो उसे भू स्वामित्व में वंचित कर दिया जाता। तो वही कह रहा है कि अगर अब इस रैयतवाड़ी व्यवस्था के अंतर्गत क्या था कि किसान जो भी सरकार के द्वारा लगान निर्धारित की गई है, अगर किसान उसे जमा नहीं कर पाते हैं तो उन्हें भू स्वामित्व से क्या किया जाएगा, वंचित कर दिया जाएगा। रैयतवाड़ी व्यवस्था का जन्मदाता टॉमस मुनरो और कैप्टन रीड को माना जाता है। तो रैयतवाड़ी जो व्यवस्था के जन्मदाता किसे कहा जाता है, टॉमस मुनरो को और कैप्टन रीड को माना जाता है। सबसे पहले 1792 में रैयतवाड़ी व्यवस्था बारामहल जिले में पहली बार कर्नल रीड के द्वारा लागू की गई थी। 1792 में पूछा जाता है दोस्तों, 1792 में ईस्वी में रैयतवाड़ी व्यवस्था को सबसे पहले कहाँ लागू किया गया, तो बारामहल जिले में इसे कर्नल रीड के द्वारा लागू किया गया था। आगे चल करके कालांतर में 1820 में इस व्यवस्था को मद्रास में लागू किया गया। क्योंकि मद्रास में दोस्तों इस व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए मुनरो को मद्रास का गवर्नर नियुक्त किया गया, इसीलिए इन दोनों का नाम सामने आता है रैयतवाड़ी व्यवस्था को लेकर के। तो सबसे पहले रैयतवाड़ी व्यवस्था को वर्ष 1792 में बारामहल जिले में कर्नल रीड के द्वारा लागू किया गया और 1820 में कैप्टन मुनरो को क्या किया गया, मद्रास का गवर्नर नियुक्त किया गया। तो उन्हें वह जिम्मेदारी दी गई थी इसे सुचारू रूप से मद्रास में लागू करने के लिए। अगला हमारा बिंदु है कि 1825 में यह व्यवस्था बम्बई तथा 1858 में यह व्यवस्था संपूर्ण दक्कन और अन्य क्षेत्रों में लागू हो गई थी। तो 1825 में इस व्यवस्था को बम्बई में लागू किया गया तथा 1858 में संपूर्ण दक्कन में इसको लागू कर दिया गया। इस व्यवस्था के अंतर्गत ब्रिटिश भूभाग का करीब, ये थोड़ा गड़बड़ है दोस्तों, टाइपिंग मेरे को लग रहा है 5% यहाँ नहीं होगा, मैं चेक करके आपको बताता हूँ। यह व्यवस्था 30 वर्षों के लिए लागू की गई और इसकी दर कितनी लागू की गई, तो इसकी दर 1/3 निश्चित की गई थी। दोस्तों यह व्यवस्था इसके जो रैयतवाड़ी व्यवस्था है आपकी 5% नहीं बल्कि 51% भूमि पर लागू थी। जो भारतीय भूभाग था, जमींदारी व्यवस्था आपके 19% भूभाग पर लागू थी और ये 51% भूभाग पर लागू थी। यह 30 वर्षों के लिए लागू करी गई थी और इसकी जो दर निर्धारित की गई थी 1/3 निर्धारित की गई थी। अब अगला हमारा कौन सा है, महलवाड़ी व्यवस्था है। आइए इसके विभिन्न बिंदु समझते हैं कौन कौन से हैं। महाल का तात्पर्य क्या है, महाल का तात्पर्य शाब्दिक अर्थ है कि गांव। इसके अंतर्गत क्या होता था, इस व्यवस्था के अंतर्गत दोस्तों गांव के मुखिया से सरकार का लगान वसूली का समझौता होता था। तो जो महलवाड़ी व्यवस्था थी इसमें जो लगान, जैसे जमींदारी में
जमींदारी व्यवस्था में लगान वसूली करने का अधिकार जमींदार भाइयों को था। फिर रैयतवाड़ी व्यवस्था में क्या हुआ, किसानों को सीधे तौर पर दिया गया लगान जमा करने का अधिकार। किंतु महालवाड़ी में, महाल शब्द का शाब्दिक अर्थ है गांव, और इस व्यवस्था के अंतर्गत गांव के मुखिया से सरकार का लगान वसूली का समझौता होता था। जो गांव का मुखिया होता था उसको जिम्मेदारी प्रदान की गई थी कि आप लगान को जमा करेंगे, जिसे महालवाड़ी बंदोबस्त कहा गया। इस व्यवस्था का जनक कौन था? तो इस व्यवस्था के फादर दोस्तों हार्ट मैकेंजी को माना जाता है। 1819 में इन्होंने अपने प्रतिवेदन में महालवाड़ी व्यवस्था का सूत्रपात किया था, जिसे वर्ष 1822 में कानूनी रूप से लागू कर दिया गया। तो महाल के अंतर्गत लगान जमा करने का कार्य गांव के मुखिया का होता है, और जिसे महालवाड़ी बंदोबस्त कहा गया, इसका जनक कौन था? हार्ट मैकेंजी इसके जनक थे। 1819 में अपने प्रतिवेदन में महालवाड़ी व्यवस्था को उन्होंने इसका सूत्रपात किया और 1822 में इसे कानूनी रूप से लागू कर दिया। 1833 में मार्टिन बर्ड 1833 में मार्टिन बर्ड तथा जेम्स टॉमसन के बंदोबस्त में यह अपने सबसे बेहतर रूप में सामने आई थी। जो यह व्यवस्था लागू की गई थी दोस्तों, जो हमारी यह महालवाड़ी व्यवस्था थी, इसके जनक हार्ट मैकेंजी को माना जाता है। किंतु 1833 में मार्टिन बर्ड और जेम्स टॉमसन के बंदोबस्त में यह व्यवस्था अपने सबसे बेहतर रूप में सामने आई कि अच्छे तरीके से इसने कार्य किया इसके शासनकाल में। तो मार्टिन बर्ड और जेम्स टॉमसन के समयकाल में यह व्यवस्था कहाँ कहाँ पर लागू थी? तो मध्य प्रांत, उत्तर प्रदेश और पंजाब में लागू की गई थी। और यह लागू कितने प्रतिशत भूमि पर थी? तो ब्रिटिश भारत की भूमि का करीब 30% लागू थी। जमींदारी व्यवस्था कितने प्रतिशत पर लागू थी? और महालवाड़ी कितने प्रतिशत पर लागू थी? हमने इन सब पर विस्तार पूर्वक बात किया। जमींदारी, महालवाड़ी और रैयतवाड़ी। तो रैयतवाड़ी दोस्तों सर्वाधिक प्रतिशत पर लागू थी। कितने प्रतिशत पर लागू थी? तो जमींदारी करीब आपके 19% पर लागू थी, महालवाड़ी आपकी करीब 30% पर लागू है, और रैयतवाड़ी आपकी करीब 51% भूमि पर लागू थी। पूछा जाता है, ये भी पूछा जाता है कि ब्रिटिश भारत का कितने प्रतिशत भूभाग पर कौन सी व्यवस्था आपकी लागू है। जो भी आपको उचित लगेगा ऑप्शन आप टिक करेंगे। इस व्यवस्था के अंतर्गत भू राजस्व का निर्धारण समूचे ग्राम के उत्पादन के आधार पर किया जाता था। जो भू राजस्व का निर्धारण है समूचे ग्राम के आधार पर, उत्पादन के आधार पर किया जाता था, तथा महाल के समस्त भूस्वामियों का ये भू राजस्व का निर्धारण संयुक्त रूप से किया जाता था। इसमें गांव के लोग अपने मुखिया या प्रतिनिधियों के द्वारा एक निर्धारित समय सीमा के अंदर लगान की अदायगी की जिम्मेदारी अपने ऊपर लेते थे। दोस्तों बिचौलियों मध्यस्थों का अंत हम सभी लोग नेक्स्ट डे पढ़ेंगे। अगले दिन हमारी क्लास रहेगी दोस्तों इसकी। इसके कौन कौन से जो जरूरी बिंदु हैं जो आपको बिल्कुल ही याद रखने हैं, मैं उनको आप लोगों को बताया दे रहा हूँ। आज की हमारी क्लास थोड़ा दोस्तों छोटी रहेगी। इसका एक प्रमुख कारक हेल्थ इशू है। तो खैर ठीक है, मैं आपको जरूरी बिंदुओं को बता दे रहा हूँ कितना याद रख, कौन सी चीज़ें जरूरी आपको याद रखनी है। महालवाड़ी व्यवस्था को किसने लागू किया? हार्ट मैकेंजी के द्वारा लागू किया गया, और मार्टिन बर्ड और जेम्स टॉमसन के शासनकाल में इसने अच्छी तरीके से कार्य किया। कहाँ कहाँ पर यह व्यवस्था लागू थी? तो मध्य प्रांत, उत्तर प्रदेश और पंजाब में लागू थी। कितने प्रतिशत भूभाग पर? तो करीब 30% भूभाग पर लागू थी। और महालवाड़ी के अंतर्गत लगान का प्रमुख कौन होता था? लगान जमा करने का या लगान वसूली करने का अधिकार किसको प्रदान किया गया था? तो गांव के मुखिया को लागू प्रदान किया गया था। दोस्तों जो हमारी रैयतवाड़ी व्यवस्था है, इसमें किसानों को सीधे तौर पर भूमि स्वामी माना गया था, जो पंजीकृत किसान थे, और उन्हें ही लगान जमा करना होता था किसानों को, रैयतों को। और टॉमस मुनरो को और कैप्टन रीड को इस व्यवस्था का जनक माना जाता है एक प्रकार से। 1792 में रैयतवाड़ी व्यवस्था सबसे पहले 12 महल जिले में जो कर्नल लीड के द्वारा शुरू की गई। आगे 1820 में टॉमस मुनरो के द्वारा अपना योगदान प्रदान किया गया। 1825 में यह व्यवस्था बम्बई में, जबकि 1858 में इसे पूर्व दक्कन में इसको लागू किया गया। कितने प्रतिशत भूभाग पर लागू थी? तो 51% भूभाग पर लागू थी। यह रैयतवाड़ी ता से आप 30 विवाद याद रखिए, और रैयत याद रखिए 30 वर्षों के लिए 1/3 भाग इसके अंतर्गत जो इसकी दर थी वो निर्धारित की गई थी।
और जमींदारी व्यवस्था 1790 में सबसे पहले लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा लागू की गई थी 10 वर्ष के लिए। फिर आगे क्या हुआ, इसमें उनको कुछ उचित न लगा तो फिर आगे उन्होंने संशोधन करा लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा, कुछ संशोधनों के साथ इसे स्थायी कर दिया गया सन 1793 में। तो यह पूछा था कि जमींदारी व्यवस्था कब लागू हुई थी, और जमींदारी व्यवस्था को ही मालगुजारी व्यवस्था के नाम से भी जाना जाता है। और लगान वसूली का जो दर थी 10/11 भाग जमा करनी होती थी सरकार के पास, और 1/11 भाग जमींदारों के द्वारा निर्धारित थी जमींदारों के लिए। सूर्यास्त का नियम कब लागू किया गया, तो 1794 में सूर्यास्त का नियम लागू कर दिया गया था। इसमें होता क्या था, जो भी सरकार के द्वारा समय निर्धारित किया जाता था, अगर जमींदार उसमें उस निर्धारित समय में लगान जमा नहीं कर पाते थे तो उनकी जमींदारी जो थी नीलाम कर दी जाती थी। यह करीब 19% भूभाग पर लागू थी, जिसमें बंगाल, बिहार, उड़ीसा के अतिरिक्त बनारस और उत्तरी कर्नाटक के क्षेत्र भी शामिल थे। अब आपके कौन से तकनीकी सुधार हैं, कौन से संस्था का सुधार है, इनको देख लेते हैं। संस्था का सुधारों में जमींदारों का उन्मूलन, मध्यस्थों का अंत, भूस्वामित्व का कृषकों को हस्तांतरण, खेतों के आकार में सुधार, चकबंदी, हदबंदी, सहकारी और सामुदायिक कृषि को बढ़ावा दिया जाना चाहिए, खेतों का उपविभाजन, विखंडन को रोका जाना चाहिए, लगान में कमी, भूधारण के अधिकारों को सुरक्षा। ये सभी क्या थे आपके, ये संस्था का सुधार थे। और तकनीकी सुधारों में कृषि का आधुनिकीकरण किया जाना, उन्नत किस्म के बीजों का उपयोग, उन्नत किस्म के उर्वरक एवं कीटनाशक, बेहतर सिंचाई व्यवस्था, उन्नत उपकरणों व तकनीकों का प्रयोग, अच्छी भंडारण व्यवस्था, अच्छी विपणन व्यवस्था, ये सभी दोस्तों तकनीकी सुधारों में आपके शामिल थे। तो आज की क्लास हमारी यहीं तक रहेगी। उम्मीद है आपको चीज़ें समझ में आ रही होंगी। आप अपनी पढ़ाई को जारी रखिए। मिलते हैं अगले लेक्चर में। धन्यवाद।